हेलो गाइज, मैं भीषम सर 10वीं बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 तैयारी करने वाले उन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज मैं विज्ञान के भौतिकी विषय पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो निश्चित तौर पर फाइनल परीक्षा में पूछा गया है और आने वाला परीक्षा 2026 में भी पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी को पता होगा कि साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से विद्यार्थियों को 40 प्रश्नों को हल करने के लिए कहा जाता है। यानी 80 में से 40 को आपको हल करना है, जवाब देना है। तो इस तरह से देखा जाए कि विद्यार्थियों के पास जो है अपॉर्चुनिटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इतना अपॉर्चुनिटी होता है कि मत पूछिए। अगर विद्यार्थी अच्छे मन से 2-2.5 महीना पढ़ ले तो एक अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे अंक के साथ मैंने क्या करेगा, पास करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, यदि बच्चा पढ़ना चाहे तब। तो गाइज, मैं उसी उद्देश्य से आया हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स का प्रश्न लेकर। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इससे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आना ही है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, आज से अनुभव नहीं है, आज से नहीं 20 वर्षों का अनुभव है। याद रखिएगा, 20 वर्षों का अनुभव है। और ये भी जानो, मैं मढ़ौरा क्षेत्र से, मिर्ज़ापुर से ही मैं इस वीडियो को बनाता हूं और बताने का कोशिश करता हूं आप लोगों को, और 20 वर्षों का अनुभव है। तो उम्मीद कर रहे हैं यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो गाइज, देर न करते हुए मैं सीधे प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न जो है मेरा, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश जो होता है ना, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से गमन करती है। तो बताइए, प्रकाश जो है टेढ़ी मेढ़ी चलती है? बिल्कुल नहीं चलती है। क्या कभी किसी भी दिशा में चलती है? ऐसा नहीं है। मान लो कोई प्रकाश चलेगा तो कभी उत्तर, कभी पूरा, पश्चिम, दक्षिण, ऐसा चलता है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, प्रकाश जो है हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अगला प्रश्न जो है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चलिए ध्यान दीजिए, इस पे बहुत सारा फैक्ट बताने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए गाइज, इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन के अनुसार प्रकाश का वेग जो है कांच में जो है न्यूनतम होता है। इस ऑप्शन के अनुसार होता है। लेकिन अगर कहीं एग्जाम में कांच ना देकर और कोई ऑप्शन डाल दिया होता तो आप क्या करते? तो गाइज, अगर मान लो कि यहाँ पे कांच की जगह ना देकर यहाँ वाई के जगह पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हीरा डाल देता, मान लो थोड़ा देर के लिए हीरा डाल देता, तो अब कौन आंसर सही होता? मान लो इसको बंद करो, हटा दो यहाँ से, और पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा सही आंसर होता? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कौन सा सही होता? तो अब हम हीरा जवाब देते, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको, क्योंकि हीरा तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमको क्या मानना पड़ेगा? कांचे ना मानना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, इस प्रकाश का वेग जो है, इसके बारे में हम और सारा फैक्ट बताएंगे, और ऐसा फैक्ट बताएंगे, क्रम के अनुसार बताएंगे कि आप चाहे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने वाला है, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आप भूलने वाले नहीं हैं, आप सही जवाब देकर रहिएगा। तो देखिए, न्यूनतम जो वेग होता है, न्यूनतम वेग जो होता है, क्रम के अनुसार हम बता रहे हैं, क्रम के अनुसार न्यूनतम वेग जो है क्रम के अनुसार। तो याद रखिएगा, हीरा में जो होता है ना, सबसे कम होता है। और हीरा से थोड़ा सा ज़्यादा किस में होता है? याद रखिएगा, हीरा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है कांच में होता है। याद रखिएगा, किस में होता है? कांच में। कांच से थोड़ा ज़्यादा किस में होता है? जल में होता है। ठीक है ना? और जल से यानी सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। याद रखिएगा, किस में होता है? निर्वात में। तो इस क्रम को याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगर इस प्रकार से ऑप्शन किसी प्रकार से रहे, आपको इस क्रम में ध्यान देना है, क्रम याद रखना है। न्यूनतम वेग, यही अधिकतम कहता तो पहले क्या होता? निर्वात पहले होता है। नहीं, अधिकतम वेग निर्वात। अगर निर्वात नहीं रहता तो कौन सा होता? जल होता। और जल नहीं होता तो क्या होता? कांच होता। कांच नहीं तो क्या? हीरा। यानी कहने का मतलब, अगर न्यूनतम पूछे और अधिकतम पूछे, तो न्यूनतम पूछे तो इस क्रम को ध्यान में रखिए, अगर अधिकतम पूछे तो इस क्रम को उलट दीजिए, यानी निर्वात क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। यानी सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? निर्वात में। तो गाइस, उम्मीद करें कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम किसमें होता है। तो क्रम से याद रखिएगा। अब क्रम के अनुसार ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ये कौन जानता है? इसलिए आपको ये क्रम में ध्यान देना है कि हीरा में सबसे कम, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कांच में, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जल में, और सबसे ज़्यादा किसमें? निर्वात में। अगर मान लो कि पूछता इस सबसे अधिक वेग जो होता है प्रकाश का किस में होता है, तो निर्वात में होता है। लेकिन ऑप्शन अगर निर्वात में नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहे और ये यानी जल और कांच हीरा दिया रहे, तब किस में मारिएगा? जल में। यानी इसको जस्ट विपरीत करके आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करें इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए, इसका हम अब चाल बता देते हैं कि किसमें किसका कितना चाल होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है। याद रखिएगा, हीरा में जो प्रकाश का चाल होता है 1.24 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। हीरा में ये होता है चाल आपका, हीरा में। ठीक है ना? अब चलते हैं कांच में। अब ध्यान दीजिए, कांच में कितना होता है।
ये सब याद रखिएगा। पूछेगा कांच में कितना होता है, तो कांच में आपका होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कांच में होता है। इसके बाद जल में कितना होता है, तो ध्यान रखिए जल में याद रखना है, ये होता है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद से निर्वात में, तो निर्वात में कितना होता है, निर्वात में देखिए, तो निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। देखिए यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि निर्वात में क्या है, सबसे ज़्यादा है। देखो निर्वात में सबसे ज़्यादा है, और उससे थोड़ा सा कम किसमें है, जल में है। उससे थोड़ा सा कम कांच में है, सबसे कम हीरा में है। तो इस क्रम से या न्यूनतम पूछे चाहे अधिकतम पूछे, कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बस एक सिस्टम से जैसे बताएं इसको कॉपी में नोट करिए और 1-2 बार रिपीट करिए, समझ में आ जाएगा, आप कभी भी गलत नहीं कर पाइएगा। तो गाइस उम्मीद करें कि आपको अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है मेरा कि मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है। बताइए, जो मोटर गाड़ी होता है ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं उसके बगल में देखिए एक मिरर लगा रहता है। तो वही पूछ रहा है वो कौन सा मिरर रहता है, तो याद रखिएगा जो मिरर रहता है उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण को ही हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण है, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। अब एक चीज़ और है, पूछता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो बताइए ये जो है ना, जो भी प्रकाश का जो किरण होता है, ये प्रकाश के किरण को सभी दिशा में फैला देता है। जैसे प्रकाश पड़ेगा, पड़ने के बाद ना क्या करेगा ना दर्पणवा, इधर 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 इधर, यानी सभी दिशा में इसको क्या करता है, पूरा फैला देता है। इसी के वजह से हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। उत्तल दर्पण से और भी कुछ फैक्ट है उसको जान लें। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये हमेशा धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, धनात्मक याद रखिएगा। क्या होता है उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ होता है। जैसे देखिए यहाँ से ऐसे कर दिए ना, एक लिख दिए, अब यहाँ से हम इसको रंग देते हैं। देखिए तो इधर वाला परावर्तक सतह, जो फ्रंट साइड दिख रहा है ना, फ्रंट साइड है ये वाला, फ्रंट साइड ये है परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह देखिए क्या है, उभरा हुआ है। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है ये उभरा हुआ होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। मेन पॉइंट है आपका, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा। गाइज एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तभी, क्योंकि जो भी हम लिख रहे हैं आप उसको नोट करते चलिएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसी पे लिखते जा रहे हैं, तो आप रोक कर वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार में रोक कर आप कॉपी पर नोट कर लीजिए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि हर चीज़ हर बात जो है हम लिख नहीं सकते इस पर, इसलिए हम बोलकर कुछ ही लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। आप मेरे आवाज़ को सुनिए और कॉपी में नोट करिए, चाहे याद करिए, ठीक है ना, तभी जाकर संभव है। तो गाइस इतना सारा फैक्ट आप उत्तल दर्पण के बारे में जान गए। अब रहा बात कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग जो है यहाँ साइड मिरर के रूप में किया, तो वही चीज़ है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगाते हैं। सामने मतलब साइड के मिरर के रूप में लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। और ये भी याद रखना उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए गाइस, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उत्तल दर्पण के बारे में समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। चलिए मोटर कार जो बत्ती जलता है ना, मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है, देखते हैं ना बत्ती जहाँ बढ़ता है वो उसको हेडलाइट बोला जाता है। तो उस हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और कुछ हम अवतल दर्पण के प्रयोग के बारे में जान जाएंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा ये जो होता है सौर भट्ठी में होता है। याद रखिएगा सौर भट्ठी में भी किया जाता है, सौर भट्ठी में होता है। डॉक्टरों द्वारा होता है, डॉक्टर द्वारा रोगी का नाक, कान, आँख देखने में भी किया जाता है। इसके अलावा जो है दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट और भी फैक्ट याद रखना है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये ऋणात्मक होता है। याद रखिए क्या होता है, ऋणात्मक -भी होता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धंसा रहता है। ध्यान दीजिए ये जो है ना परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा रहता है। इसे रंग दिए ना, इधर वाली परावर्तक सतह हो गया। तो ये परावर्तक सतह इसका क्या है, अंदर की ओर धंसा रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह उभरा रहता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। और भी याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब क्या, दोनों प्रकार का मतलब होता है कि आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। तो गाइज
उम्मीद कर रहे हैं कि इस अवतल दर्पण से जितना फैक्ट है आप समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और है, अवतल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? इसके पहले कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है? अवतल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं? अभिसारी। याद रखिएगा, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरण को क्या करता है? एक ही बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। यानी सब प्रकाश को खींच कर एक बिंदु पर, मतलब सब प्रकाश को इधर लाएगा, एक जगह लिया कि सब खींच कर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देगा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या था? उत्तल दर्पण क्या करता था? एक बिंदु से प्रकाश को सभी जगह दिशा में क्या करता था? फैला देता था। अवतल दर्पण क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रहा है। तो अवतल दर्पण कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण? अपसारी दर्पण। तो गाइज उम्मीद कर रहे हैं कि इतना सारा फैक्ट आप लोग समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए, एक समतल दर्पण होता है। ये पूछ रहा है कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखना, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा। तो ये परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण का फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। इसका फोकस दूरी क्या होता है? तो इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। याद रखिए, पूछेगा कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? तो याद रखिएगा क्या होगा? अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी बराबर होता है। इसी की वजह से इसका आवर्धन क्या होता है? एक होता है। m=1। यानी आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? एक होता है। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा, इसमें वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है। यानी h2 = h1। याद रखना है इसको भी, कि समतल दर्पण में ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, समतल दर्पण में पार्श्व विस्थापन होता है। पार्श्व विस्थापन मतलब कहे तो क्या? पार्श्व विस्थापन होता है किसमें? समतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप दाहिना हाथ उठाइएगा ना तो उसमें आपका बायां हाथ दिखाई देगा, आप बायां हाथ उठाइएगा ना तो उसमें दाहिना हाथ दिखाई देगा। इसको हम लोग पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। तो इसलिए कहा गया कि समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व विस्थापन होता है। चलिए, तो यहाँ से समतल दर्पण के बहुत सारे फैक्ट को आप समझ गए, याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। समतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। इसमें प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है, इसलिए इसका आवर्धन क्या होता है? हमेशा एक होता है। इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। पार्श्व विस्थापन होता है। यानी पार्श्व विस्थापन के मतलब कि दाहिना हाथ उठाइएगा तो बायां दिखाई देगा, बायां हाथ उठाइएगा तो दाहिना हाथ दिखाई देगा। तो इस तरह से उम्मीद करें कि आप लोग इस पूरे फैक्ट को बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है। याद रखिएगा, यह सही आंसर क्या होगा? डायऑप्टर। चलिए, इसका हम एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। पहले तो लेंस के बारे में जानते हैं। तो लेंस में जो भी चीज़ है बहुत सारा होता है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन लेंस में जो मेन पॉइंट है, इसमें 2 फोकस होते हैं। पूछेगा लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। याद रखिएगा, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। पहला पॉइंट ये नोट करिएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब लेंस की क्षमता का एसआई मतलब डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का परिभाषा पूछे तो क्या होता है? एक चीज़ याद रखिएगा, लेंस की क्षमता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को क्या किससे डिनोट? पी से। अब पी बराबर होता है 1/f होता है। ये जो है 1 जो है ना, हमेशा मीटर में होता है। क्या होता है? मीटर में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, P = 1/f मीटर होता है। यानी लेंस की क्षमता बराबर, अगर पूछे एग्जाम में कि लेंस की क्षमता का परिभाषा दीजिए तो हम कहेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी है ना f, इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। तो यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेंस में हमेशा कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, यानी इसका तो डायऑप्टर हो ही गया। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो गया? डायऑप्टर हो गया। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि एक डायऑप्टर बराबर क्या होता है? तो 1/मीटर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 डायऑप्टर बराबर क्या होगा? 1/m हो जाएगा, यानी 1/मीटर भी कह सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लेंस की क्षमता जो है आप अच्छी तरह से इतना सारा फैक्ट को समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। चलिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए, प्रकाश का किरण खींच दिए ना, इसको क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? इसको किरण आरेख बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण आरेख हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, है आपका, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट, दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? चलिए, अभी इसका फोकसांतर पूछ रहा है। तो 2 डायऑप्टर है, P का मान कितना दिया है? 2 डायऑप्टर। क्या पूछ रहा है? F का मान। तो F बराबर हुआ। तो चलिए, P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है जी? 1/f मीटर होता है। 1/f होता है। याद रखिए 1/f, लेकिन F का मान पूछ रहा है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F = 1/f
पी ना हो जाएगा, तो 1 को क्या लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर लिख देगा। बट्टा में पी का मान कितना है 2 से भाग देंगे कितना 50, कितना होगा 50 हो जाएगा। तो कितना कौन सा ऑप्शन सही है 50 सेंटीमीटर, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। चलिए हम सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या है, ठीक है ना, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तल लेंस होता क्या है, देखिए उत्तल लेंस जो होता है इस प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तल लेंस में होता क्या है कि किनारों पर क्या होता है पतला होता है, याद रखिएगा किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है मोटा। अगर उत्तल लेंस का परिभाषा पूछे तो एक लाइन में देना बता देना है कि उत्तल लेंस जो है किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। क्या होता है उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस, याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है प्रश्न। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या है पॉजिटिव है, इसकी ये भी याद रखिए। जब फोकस दूरी इसका पॉजिटिव है तो इसका उत्तल लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखिए। भी क्षमता भी इसका क्या हो जाएगा आएगा आगे चल के प्रश्न इस टाइप का, तो क्षमता भी क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इतना सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है अभिसारी लेंस है। इसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है जी, अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है ना प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे कि मान लो बहुत सारा प्रकाश आ रहा है ना, यहाँ एक बिंदु तो सबको खींच कर अपने जगह कर लेनी, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। मैंने बहुत सारे प्रकाश को खींच कर एक ही जगह एक ही बिंदु पर क्या कर देता है केंद्रित कर देता है, इसी के वजह से इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगा धनात्मक होगा। उत्तल लेंस जो होता है इसके किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। इतना सारा आप फैक्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल क्या कहता है, कह रहा है कि फोकसांतर दिया है तो एक बराबर क्या होगा जी 50 सेंटीमीटर, तो प्लस में ले लेंगे 50 सेंटीमीटर हो गया इसका फोकस दूरी। और कह रहा है कि इसकी क्षमता यानी पी बराबर पूछ रहा है वाट। तो आपको पता है ना पी बराबर क्या होता है, अभी बताएं ऊपर 1/f होता है ना, तो 1/f हो गया। तो 1 तो बोले हैं कि हमेशा ही मीटर में रहता था, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100 हो जाएगा। बट्टा में f का मान कितना है 50, 50 दूना 100, तो पी बराबर कितना हो गया। तो पी क्या है आपका क्षमता है, क्षमता कैसे मतलब डाइएप्ट होता है 2d हो जाएगा, इसमें प्लस में हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस ना है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो क्षमता भी उसका क्या होगा पॉजिटिव होगा, बताया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो गाइज उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसने सारे फैक्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए बहुत सारे प्रकाश है ना जी, है बहुत सारा प्रकाश है। इस किरणों को समूह क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उत्तल लेंस की क्षमता होती है, चलिए आगे ना प्रश्न उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, अभी बताया ना उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी याद रखिएगा। अवतल लेंस के भी बारे में हम लोग जान जाए। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपसारी लेंस, याद रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस दोनों याद रखिएगा। क्यों अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश को क्या करता है चारों तरफ फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए फैक्ट याद रखना है। अब याद रखना है कि इसमें जो है फोकस दूरी तो निगेटिव होता है तो इसका क्षमता भी क्या होगा हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा निगेटिव होता है इसका क्षमता। अवतल लेंस की भी क्षमता क्या होगा निगेटिव होता है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा ऋणात्मक होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, चलिए आगे ना उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं, सब पीछे ही बता दिया गया है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट अवतल लेंस को कहते हैं, बताइए अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं अपसारी लेंस, अभी तो बताए हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए तो मिट्टी जो है ना मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में, आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बताएं पहले ही वो कौन सा दर्पण है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा पहले पीछे ही पढ़ाए थे बताइए, तो उत्तल दर्पण होगा आपका सही आंसर। इसलिए तो इसको साइड मिरर के रूप में क्या होता है लगाया जाता है, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो इसलिए हम लोग का जो दृष्टि है स्पष्ट रूप से देख सके, इसी की वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बस मात्र एक अवतल दर्पण है जिसमें
प्रतिबिंब जो है ना बड़ा बनता है किससे? वस्तु से। नेक्स्ट, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिए प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कौन कौन नियम है? ध्यान रखिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण। ये है आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण याद रखिएगा। तो आपतित किरण है अभिलंब, याद रखिएगा, कहा ये अभिलंब हो गया। तो देखिए है आपतित किरण, यानी आपतित किरण अभिलंब के जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, याद रखिए। तो कोण आई बराबर कोण आर, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा का नियम है कि है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से अगर नियम पूछने के लिए आएगा तो आप इस तरह से याद कर लेना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये 2 नियम लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ये हवा है, ये कांच है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका कांच है। तो ये प्रकाश जब चलता है ना यहाँ से, बीच में मान लो कि वही अभिलंब डाल दिए, ये अभिलंब हो गया। ये प्रकाश जैसे चलेगा ना इस पर ना, तो इसको सीधा ना ऐसे आना चाहिए, तो ये इसे ना आकर थोड़ा सा इधर ही झुक जाता है और तब ऐसे चलता है। तो देख रहे ना, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो जब हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो ये जो किरण जो है किसके तरफ घूम रहा है? अभिलंब की ओर आ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ अभिलंब के निकट जाता है, अभिलंब के निकट। देख रहे ना, इसको सीधा चल जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा मुड़ कर यानी अभिलंब के निकट आता है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किधर? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए जब फोटो कैमरा वाला देखते हैं ना, जब आंख लगाता है ना, वहाँ खींचता है तो आंख के नज़दीक जो है एक लेंस लगा रहता है, वो कौन सा लेंस होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो जो लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस लगा रहता है। तो इस तरह से फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो गाइज उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को खूब दबाकर लाइक और शेयर करिए ताकि और बच्चे पढ़ सकें और बच्चे कुछ सीख सकें। और ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हाँ वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अगला वीडियो जस्ट जो है तुरंत हम आप लोग को डालने की कोशिश करेंगे। तो गाइज एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए, इसको बढ़िया से 1-2 बार पढ़िए, देखिए, समझिए और परीक्षा में जाकर अच्छा नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो फिर अगले वीडियो में हम अगला वीडियो, अभी चूँकि इस प्रकार से 60-70 प्रश्न हैं जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है, पार्ट बाई पार्ट करके हम इस वीडियो को डालेंगे। लेकिन हाँ, जब यदि आप लोग की सहमति होगी तब, अगर सहमति है कि हाँ डालें तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तब क्या होगा कि हम आगे इसके बारे में सोचेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।